नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन वर्णमाला भाग 3 में व्यंजनों को ही देखेंगे। और आज हम जो पिछले अध्याय में हमने स्पर्श व्यंजनों को जाना था, उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजनों को देखेंगे। तो थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। ये हम जब तक व्यंजन समाप्त नहीं होंगे तब तक हम घोष अघोष को जानेंगे। महाप्राण अल्प प्राण किसे कहते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जिनके यहाँ पे घोष या सघोष दोनों एक ही चीज़ है। घोष या सघोष का अर्थ होता है कंपन होना। स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रिय होता है जहाँ से साउंड निकलता है किसी भी वर्ण का। ठीक है, यानी कि कंठ से लेकर बाह्य ओंठ, ठीक, कंठ से लेकर ओंठ तक के स्थान को हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्री कहते हैं। यदि वहाँ कंपन हो तो सघोष व्यंजन कहलाएंगे, यदि कंपन ना हो तो अघोष कहलाएंगे। ठीक है। अल्प प्राण, अब प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व को काकल भी कहते हैं। तो प्राणत्व के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण या महाप्राण होते हैं। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ है वायु। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें कहते हैं हम महाप्राण। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं ये हम अध्याय वर्णमाला भाग 2 में देख चुके हैं। व्यंजनों में स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से अल्प प्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं, कौन कौन से अघोष हैं, कौन कौन से सघोष हैं। आज हम अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजनों पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा व्यंजन को देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही व्यंजन कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है और प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। ये तीनों पॉइंट किस तरह पर हमने प्रैक्टिकली जाना अध्याय भाग 2 में वर्णमाला के। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम अभी सिर्फ जो लिखा है उसी को पढ़ रहे हैं। समझाया मैंने इसे वर्णमाला भाग 2 व्यंजन में है। ठीक है, तो देखिए उसमें हम पढ़ चुके हैं वर्गीय तथा स्पर्शी व्यंजन, और हम पढ़ चुके हैं जो वर्गीय और स्पर्शी व्यंजन में आता है ड और ढ, उसी को हम उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों को। ये है अंतस्थ व्यंजन, ठीक, और ये है ऊष्मीय व्यंजन। चलिए, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये सभी क्या होते हैं? सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। यदि आ जाए कि यह किस प्रकार का व्यंजन है तो ये अल्प प्राण तथा सघोष है। इसी तरह र आ जाए, ल आ जाए और व आ जाए तो ये सभी चारों के चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और ये सभी सघोष तथा अल्प प्राण हैं। चलिए अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो देखिए ये ट्रिक है जो ये लिखी है साइड में ब्रैकेट में, ये ट्रिक है। तो देखिए इसे हम य र ल व, ठीक है, ये है अंतस्थ व्यंजन। तो यता अर्थात इसका मतलब हुआ कि य का उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है, रदमु लदमु वद ओ, यता रदमु लदमु वद ओ। ठीक, तो य का उच्चारण स्थान हो गया तालव्य, र का हो गया दंतमूल, इसको वर्तस्य भी कहते हैं। ठीक है, दंतमूल को वर्तस्य भी कहते हैं। दांत और मसूड़े से ये इसका उच्चारण स्थान है। इसी तरह लदमु दंतमूल, ल का उच्चारण स्थान है। इस दंतमूल को हम वर्तस्य भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से व का उच्चारण क्या हो जाएगा? दांत और ओंठ।
ठीक है, तो दंतोष्ठ, वद ओ। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा आप, यता, रदमु, लदमु, वद ओ। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप अच्छे से समझिए। देखिए, हमने कहा कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे स्वर तथा व्यंजनों के बीच में आते हैं। अब देखिए, स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं किस तरह से कहा हमने। जो ये है ना, य, र, ल, व, इनका जो निर्माण है, ठीक है, आगे हम संधि में पढ़ेंगे, जो इनका य का, र का, ल का और व का निर्माण है वो संधि के आधार पे होता है। ठीक है, और कौन सी संधि के आधार पे? स्वर संधि के आधार पर इन व्यंजनों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो ये ल है इसका निर्माण होता है संस्कृतीय संधि के आधार पर, जबकि य, र और व इनका निर्माण होता है हिंदी की स्वर संधि के आधार पर। ठीक है, अब जो ये दोनों हैं य और व, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं? ध्वनि जो कभी व्यंजन तथा कभी स्वर होती है अर्ध स्वर कहलाती है। य तथा व को अर्ध स्वर कहते हैं। किस किस को? य तथा व को अर्ध स्वर कहते हैं। अब इसी में आता है, अंतस्थ व्यंजनों में ही आता है लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो जब बोलते समय जीभ तालु से एकदम लुढ़क जाए, ठीक है, तालु को स्पर्श करते हुए लुढ़क जाए, तो उससे कहते हैं हम लुंठित व्यंजन। तो र बोल के देखिए, र तालु से लगेगी और लुंठित मतलब लुढ़क जाएगी, तो र को कहते हैं हम लुंठित। र बोल के देखिए, र। ठीक है, तो ये किस प्रकार का व्यंजन है? लुंठित व्यंजन है। इसी तरह एक है पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से होकर निकल जाए, उसे कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन, और ल पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊष्मीय तथा संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करे या गर्मी पैदा करे, उन्हें हम संघर्षीय या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, इनसे ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है, अब अघोष सघोष में देख लेते हैं। तो तीनों प्रकार के श, श और स अघोष है तथा ह सघोष व्यंजन है। ठीक है, श वाले है जो वो है अघोष, जबकि ह है जो वो सघोष व्यंजन है। ठीक, अब इनका उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं। तो ये है इसकी ट्रिक। ठीक है, ये है इनका उच्चारण स्थान और इसकी ट्रिक है। चलिए देख लेते हैं। शता, शमु, शदमु। ठीक है, शता, शमु, सदमु, हक। तो शता है जो वो है तालव्य। समु जो ये पेट पटाश होता है ना, ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, शमु, सदमु, दंतमूल, इसको हम वर्तस्य भी कहते हैं। ठीक है, और हक। हक तो आपको याद रहेगा कि ह कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। ठीक है, इसके अलावा शता, ठीक, श से शलजम वाला शता, तालव्य से, मूर्धन्य से आपको पता है पेट फटा श, जिसके प होता है और बीच से डंडी निकलती है, पेट फटा श, और मूर्धन्य कहते हैं। और बचा स, सांप वाला स, तो ये हो जाता है दंतमूल या वर्तस्य से, तो इसको हो जाएगा सदमु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के हम संयुक्त व्यंजन तथा अयोगवाह जो वर्ण हैं उन्हें हम कल देखेंगे।
ठीक, उसके बाद आपको वर्णमाला का स्वर तथा व्यंजनों का अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें कि सभी तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब धन्यवाद।